Hello viewers, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear students, in the previous lecture we have discussed about the gradient transformation, and also we have discussed about the inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. So today we are going to discuss about the theory of relativity. तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस टॉपिक के हवाले से कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा दूं। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। जो प्राइमरी डिफरेंस मैंने बताया था इनर्शियल में और नॉन इनर्शियल में क्या है, हमने कहा था जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसमें हम डिस्कस करते हैं अबाउट द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हमारे पास जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो एक्चुअली दो है, एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको हम स्टडी करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और दूसरी हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको हम डिस्कस करते हैं इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ओके, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये एक्चुअली एक्सप्लेन करती है लाइट के कॉन्सेप्ट को। इट मींस वी कैन से दैट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एक्चुअली फॉर द वेल एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइट। लाइट के हवाले से डिस्कशन होती है, स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से डिस्कशन होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। वो जो जनरल थ्योरी होती है उसमें क्या डिस्कस करते हैं, उसमें लॉस ऑफ मोशन सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉस को हम डिस्कस करते हैं, या जिसमें हम ग्रेविटेशन फोर्स वगैरह हो गया वो डिस्कस करते हैं। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं अबाउट लाइट। तो हमारे बुक का जो कोर्स है वो जो टॉपिक्स मेंशन है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हमारे पास जो रिलेटिविटी है और स्पेशल भी कहते हैं इसको, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक है जनरल थ्योरी। तो मैंने आपको बताया, शॉर्टली लिख देता हूं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जीटीआर। ओके, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जस्ट 1 मिनट। ओके, सो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। एक है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरी क्या है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्कस करते हैं अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह। इट मींस ग्रेविटेशन के हवाले से हम डिस्कस करते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें हम डिस्कस करते हैं अबाउट लाइट, लाइट का हवाले डिस्कस करते हैं। ओके, और दूसरी पॉइंट कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम डिस्कस करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने ये डिटेल में पढ़ा था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये डिस्कस कर लिया। ओके, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम ये डिस्कस करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको आप माइंड में कर लें। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्योंकि हमारा जो बुक का कोर्स है जो टॉपिक्स इंक्लूड है वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो बेसिक आइडिया है वो क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन अ रिलेटिविस्टिक मोशन। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन रिलेटिविस्टिक मोशन। हर एक चीज या हर मोशन इस कायनात में वो क्या है, वो है रिलेटिव। क्या रिलेटिव, क्या कॉन्सेप्ट है इसका? सिंपली अगर मैं कहूं कि मैंने इस पेन को थ्रो किया, आपको लगता है कि ये लीनियरली आ रही है, आपको सही लगता है बिल्कुल भी। अगर कोई और ऑब्जर्वर देखेगा हो सकता है इसको लगे कि इस सर्कुलर पाथ में। इट मींस वी कैन नॉट से दैट। अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, सपोज करें मैं ऑब्जर्वर हूं, एक चीज को, ये एक चीज है, एक सिंगल वन मोशन है और डिफरेंट ऑब्जर्वर है, तो डिफरेंट ऑब्जर्वर इस सिंगल वन मोशन से
डिफरेंट रिजल्ट दे सकते हैं, वो डिफरेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं। कि मैं कहता हूं दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, मैंने इसको थ्रो किया है, ये अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में मूव किया है इसने, पैराबोलिक पाथ है, तो आप कहेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। बिल्कुल आप सही कहते हैं। अगर कोई ऑब्जर्वर देखता है किसी दूसरे एंगल से, वो मे भी पॉसिबल है इस प्रोजेक्टाइल मोशन से, वो कहेगा इसमें लीनियर मोशन है। वो तीसरा ऑब्जर्वर ये कह सकता है कि देयर इज पॉसिबिलिटी इट मे अक्वायर सर्कुलर मोशन, इसके पास सर्कुलर मोशन होगा। तो जो हर मोशन है इस कायनात में, यूनिवर्स में, वो क्या है? वो रिलेटिविस्टिक मोशन है। एक बात तो ये, और दूसरी पॉइंट ये है कि आइंस्टाइन ने ये बताया कि हमारे पास 4 डायमेंशंस होते हैं। हम तो वैसे पढ़ते हैं एक्स वाई जेड, और जो 4th डायमेंशन है वो आइंस्टाइन ने बताया, वो 4th डायमेंशन है टाइम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं मेंशन कर लेता हूं। Everything in the universe is in relativistic motion. Is in relativistic motion. ओके, इसमें relativistic motion में। और दूसरी पॉइंट या थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें फर्दर। सपोज करें हम अभी जो प्लेनेट है वो हमारा है अर्थ, मैं अभी यहाँ स्टेशनरी कंडीशन में, आप देख रहे हैं मुझे विजिबल, मैं विजिबल आपके सामने, आप देख रहे हैं कि मैं रेस्ट में। अगर कोई दूसरा बंदा मुझे मून से देखेगा, किसी और प्लेनेट से देखेगा, कोई भी प्लेनेट हो वहां से देखता है, मुझे ऑब्जर्व करता है, तो मेरा जो स्टाइल है अभी, जो मेरी स्टेट होगी, उसके कंपैरिजन में, उसके रेफरेंस में वो होगी मोशन वाली। क्योंकि जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, वो क्या है? वो मोशन में कंटिन्यूअस। तो कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं कोई ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली मोशन में। दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड, दैट कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस। वो रेफरेंस के बेसिस पर ही हम वेल एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेल आइडिया लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आइदर रेस्ट में है या मोशन में, आइदर इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन है, लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, कौन सा मोशन है। तो ये जो चीजें कंफ्यूजिंग है, दिस और बिकॉज ऑफ दैट आइंस्टाइन ने कहा है कि हर मोशन वो क्या है? वो रिलेटिविस्टिक है। तो कभी भी किसी को हम सिंपली हम नहीं कह सकते कि मैं कहूं ये इसको मैंने थ्रो किया है, तो आप कहेंगे ये सॉरी आप कहेंगे लीनियर मोशन है। आप बिल्कुल लीनियर मोशन है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कोई और ऑब्जर्वर देखेगा उसके हिसाब से दिस मस्ट बी अनदर मोशन, इट मे रिक्वायर अनदर मेथड मोशन। हो सकता है कि ये किसी और मोशन में उस ऑब्जेक्ट को वो लगे कि दिस इज अनदर टाइप ऑफ मोशन, या मैं ऐसे कह दूं मैंने इसको थ्रो किया, आपको लगता है ये पैरेलल है। हो सकता है कोई और ऑब्जर्वर देखे सेम को कहे ये कि यार एंटी पैरेलल है, क्या ये एंटी पैरेलल है। मैं इसको इधर फेंकता हूं, आप देख रहे हैं कि आपकी तरफ आ रहा है, ओके, मुझसे दूर जाता है, ओके, मुझसे दूर जाता है, आपके करीब आता है, ओके। और आप ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो सर पढ़ा रहा है इससे क्या ये आगे आता जाता है। मतलब जो रेफरेंस है ना, इस रेफरेंस के बेसिस पर हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट मींस एवरी चीज, एवरीथिंग कैन बी वेल एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव, ओके। तो रिलेटिव होने के बेसिस पर ही हम किसी चीज को वेल एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। सो दिस पॉइंट, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन अ रिलेटिविस्टिक मोशन। क्या है वो? रिलेटिविस्टिक मोशन में। और दूसरी पॉइंट, देयर आर 4 डायमेंशंस। कितने डायमेंशंस हैं? देयर आर 4 डायमेंशंस। हमारे पास जो डायमेंशंस हैं वो हैं 4, x, y, z and t. This is time t. Okay, ये 4th डायमेंशन है हमारे पास टाइम, x, y, z and 4th डायमेंशन is t। ये हमें बताया था आइंस्टाइन, ओके। अभी स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं, हम उस अजम्पशंस पर काम करेंगे कि क्या अजम्पशंस है, क्या उसमें बताया गया है। अभी असली कहानी अभी चलेगी, ओके। तो आपको ये बातें मायने होने चाहिए। अभी इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये चीज भी आपको मायने होने चाहिए कि जो स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी है वो एक्सप्लेन होती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट।
वो एक्सप्लेन हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट के बेसिस पर एक्सप्लेन हम कर सकते हैं उसको। अभी हम इसके जो है अजम्पशंस है वो डिस्कस करते हैं। इसके क्या अजम्पशंस है, उसमें क्या बताया गया है, क्या एक्सप्लेन किया गया है। ओके, इसमें कहा गया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कांस्टेंट है। वो क्या है, वो है कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। पॉइंट नंबर 1, स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। जो लाइट की स्पीड है वो क्या है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अभी थोड़ा सा इस पॉइंट पर एक डिस्कस करें। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो गैलीलियो था उससे क्वेश्चन पूछा गया, क्या स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव है? उसने कहा यस, स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव है। तो रिलेटिव में कभी वेलोसिटी ऐड होती है, कभी सबट्रैक्ट होती है, कभी जीरो के इक्वल होती है, इनका डिफरेंस होता है। तो उन्होंने कहा जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी क्या है, वो भी रिलेटिव है। तो दो साइंटिस्ट थे, मैं डिटेल्स में नहीं जाता, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। दो साइंटिस्ट थे, एक था मोरली और दूसरा था माइकलसन। ये दो साइंटिस्ट थे, मोरली और माइकलसन। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रिलेटिव नहीं है, वो क्या है, वो एक कांस्टेंट। उन्होंने ये प्रूफ किया था इस वे से, रेडिकल 1/μ0 f थीटा नॉट। तो उन्होंने कैलकुलेट किया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये रिलेटिव नहीं है, क्या ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ओके, तो ये पॉइंट थी, मेन पॉइंट थी, यहां से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कांसेप्ट आता है। यहां से हम कह सकते हैं, यहां से आइंस्टाइन आगे अपने काम को लेकर चलता है। इस फील्ड में, फिजिक्स की फील्ड में, जैसे आइंस्टाइन का नाम पड़ा है ना, दिस बिकॉज़ ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट की वजह से पड़ा है, इसने इस थ्योरी पर काम किया है। बिकॉज़ ऑफ दैट साइंटिस्ट आइंस्टाइन इज मोस्ट वेल नोन एंड मोस्ट एप्रिशिएटेबल साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स फील्ड। इसीलिए जो है ना आइंस्टाइन को एज अ नोबेल कह सकते हैं कि वो वेल है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट। तो दूसरी पॉइंट हम सिंपल कह दें, जो हमने बातें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में डिस्कस की हैं वो सारी बातें इसमें एक्सेप्टेबल है। क्या है, सारी बातें इसमें एक्सेप्टेबल है। तो सिंपली हम कह देते हैं कि हमने जो डिस्कस किया था, ऑल द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर इक्विवेलेंट। वो क्या है, वो इक्विवेलेंट है। ये डिस्कस किया था हमने, वो प्रीवियस लेक्चर में डीपली डिस्कस कर लिया है। अभी उसको मैं इधर इतना ज्यादा डिटेल में नहीं चलूंगा, आप वो वीडियो लेक्चर देख लें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं वो भी डिस्कस करनी है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पढ़ा था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमने कहा था जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो वैलिड है किसमें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो सेम वे से जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो किसमें एक्सेप्टेबल है, किसमें वैलिड है, वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है, एक्सेप्टेबल है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बेसिस पर हम डिस्कस करते हैं लाइट को या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी इनर्शियल रेफरेंस के बेसिस पर हमने वो उसके भी अजम्पशंस डिस्कस किए थे। ओके, और तीसरी पॉइंट ये है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरी पॉइंट में कहा गया अगर कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी, अगर कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी तो उसमें उसके फैक्टर्स में लॉरेंट्ज़ फैक्टर्स के टर्म्स में तब्दीली आएगी। वंस आई एम गोइंग टू रिपीट,
थर्ड पॉइंट में कहा गया है अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी तो उसके जो फैक्टर्स हैं जस्ट लाइक मास हो, लेंथ हो, टाइम हो, व्हाटसोएवर या एनर्जी के लिए आप कोई नो मैटर, कोई इशू नहीं है। अगर कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी तो उसमें जो तब्दीली आएगी थ्रू या ऑन दी बेसिस ऑफ लोरेंट्ज़ फैक्टर, लोरेंट्ज़ फैक्टर की बेसिस पर उसमें तब्दीली आएगी, ऑन दी बेसिस ऑफ लोरेंट्ज़ फैक्टर। तो मैं थ्योरेटिकल लिख देता हूं, if any object is moving with speed of light, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है then their factors will be changed, then their factors will be changed by the लोरेंट्ज़ फैक्टर। उसके जो फैक्टर्स है वो चेंज होंगे बाय लोरेंट्ज़ फैक्टर। लोरेंट्ज़ फैक्टर क्या होता है? ये होता है रेडिकल 1 माइनस में v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। इसके टर्म्स में उसमें तब्दीली आएगी। अगर मास के लिए मास भी जो मास वेरिएशन होती है वो आएगी इन टर्म्स ऑफ लोरेंट्ज़ फैक्टर। यहाँ हमारे पास लेंथ है जिसको हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, और थर्ड वन है टाइम जिसको हम कहते हैं टाइम डायलेशन, टाइम एक्सपेंशन, और फोर्थ वन इस एनर्जी। उसमें जो भी तब्दीली आएगी वो आएगी इन टर्म्स ऑफ लोरेंट्ज़ फैक्टर के टर्म्स में तब्दीली आएगी। ओके, तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, अभी जो आइंस्टाइन की जो है ना तमाम खतरनाक बातें अभी वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये लोरेंट्ज़ फैक्टर क्या है इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। देन आफ्टर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मास वेरिएशन क्या होती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, टाइम डायलेशन क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, इनके ये रिलेशंस हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव इट। ओके, नोट कर लें, रिमूव कर लें। एक्चुअली ये सारा मसाला खड़ा किया है गैलीलियो ने। जो गैलीलियो ने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है वो रिलेटिव है। जब उसने ये बात की तो आइंस्टाइन खड़ा हो गया मैदान में, उसने क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं आपके स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव है। तो दो साइंटिस्ट हैं माइकलसन और मोलनी, उन्होंने प्रूफ किया नहीं स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव नहीं, वो कांस्टेंट है। दिस इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी चेंज। आइदर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फॉरवर्ड, इनवर्ड, बैकवर्ड, अपवर्ड, व्हाटसोएवर, speed of light is universal constant, it cannot be changed, it can never be changed, वो कभी चेंज नहीं होगी। उन्होंने मैथमेटिकली प्रूफ किया था माइकलसन और मोलनी ने। तो ये बात उसने की तो इस पे जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो गई। तो उसने जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है सारी बातें वेल एक्सप्लेन की थी, मगर जो उसने बात की कि स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव है तो उस बात की वजह से ये सारा बेड़ा गर्क हो गया उस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। फिर आइंस्टाइन आया, आइंस्टाइन ने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है वो रिलेटिव नहीं है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और माइकलसन और मोलनी ने ये मैथमेटिकली प्रूफ किया था कि वाकई हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट। तो आपको ये फार्मूला माइंड में होना चाहिए कि किस बेस से स्पीड ऑफ लाइट को ड्राइव किया गया है। c is equal to radical 1 upon mu naught n जब इनकी हम वैल्यू पुट करेंगे, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4.10⁻7 टेस्ला और इसकी होती है 8.85 10⁻12 न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ओके, जब ये वैल्यू पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो आप इनको फर्दर वेरीफाई कर लेना, इनके यूनिट्स को, वैल्यूज को, तो आपको ये जवाब मिल जाएगा। ओके, तो मैंने कहा हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लोरेंट्ज़ फैक्टर को। ये लोरेंट्ज़ फैक्टर है क्या? ये लोरेंट्ज़ फैक्टर होता है इक्वल रेडिकल 1 माइनस में v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। लोरेंट्ज़ फैक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस में v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। ओके, तो अभी अगर मैं कह दूं आपको कि स्टेप नंबर 1 या केस नंबर 1 के लिए इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसकी वेलोसिटी 0 है,
देन व्हाट विल बी इट्स लॉरेंट स्पेक्टर, उसका जो लॉरेंट स्पेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, व्हाट विल बी इट्स लॉरेंट स्पेक्टर। तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, लॉरेंट स्पेक्टर इज इक्वल टू रेडिकल 1 माइनस में v स्क्वायर। अब v क्या है, वेलोसिटी इसके 0 के इक्वल, 0 0 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा अपॉन c स्क्वायर। सो लॉरेंट स्पेक्टर ऑफ बिकम्स इक्वल टू 1 माइनस में 0 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो 1 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास आ जाएगा 0 की। तो लॉरेंट स्पेक्टर बिकम्स इक्वल टू रेडिकल 1, रेडिकल 1 किसके इक्वल होता है, वो 1 के होता है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका लॉरेंट स्पेक्टर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जब वेलोसिटी 0 है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो लॉरेंट स्पेक्टर क्या है, वो मैक्सिमम है। ओके, तो इसका लॉरेंट स्पेक्टर का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 1। अगर ऑब्जेक्ट की किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, सपोज करें अज्यूम कर लें कि हमारे पास मार्कर है, इसको मैं थ्रो करता हूं, ये तो इम्पॉसिबल, जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूं नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट, इसकी जो वेलोसिटी है वो नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, जस्ट लाइक फोटॉन्स। देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ लॉरेंट स्पेक्टर, तो लॉरेंट स्पेक्टर का वैल्यू क्या बनेगा, क्या होगा, अब इसको देखते हैं। अगर हमारे पास v c, v किसके इक्वल हो, c के इक्वल, तो हमारे पास जो लॉरेंट स्पेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, अब इसको देखते हैं। Now this is that when v is equal to c, so Lorentz spectrum is equal to radical 1 minus v square upon c square. Now v is equal to c, ये क्या है, दोनों इक्वल है। Lorentz spectrum is equal to 1 minus में c square upon c square, क्योंकि v c के इक्वल है, कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ही मूव करता है, तो देन v is equal to c। ओके, तो c से कैंसिल हो जाएगा, c square upon c square will be cancel out, so remaining part is what, Lorentz spectrum is called radical 1 minus में 1 upon 1 equal to 1, so 1 1 से गया, खत्म। ओके, so radical 0, so Lorentz spectrum will become equal to 0 का radical क्या होता है, 0 ही होता है। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, जस्ट लाइक फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा इस फोटॉन का जो लॉरेंट स्पेक्टर का वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, 7 होता है, नहीं क्या कहेंगे, 0 होता है। ओके, तो ये बात मायने होनी चाहिए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा उसका लॉरेंट स्पेक्टर क्या होगा, उसका होगा 0। ओके, अच्छा, और दूसरी पॉइंट ये कि जब वेलोसिटी 0 तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्लो होगा ना, रेस्ट में स्लो। ओके, जब v c के इक्वलिटी में दिस इज मूविंग विद हाई स्पीड, यहां पर क्या होगी, इसकी हाई स्पीड होगी। अच्छा, हाई स्पीड होगी, तो अभी हम लो स्पीड को कंसीडर करें, हाई स्पीड को कंसीडर है, किसको कंसीडर करके हम अपनी कैलकुलेशन आगे लेकर चलें। तो ये बात माइंड में होनी चाहिए कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है या जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है वो एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को। इसमें जो कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं वही होते हैं जब हम स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हैं किसी से। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्लो है, नहीं वेरी हाई स्पीड है। तो आपको ये बात माइंड होनी चाहिए कि हम ये चीज लेंगे जिसमें लॉरेंट स्पेक्टर का वैल्यू क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, क्योंकि फोटॉन का लॉरेंट स्पेक्टर का वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो ये बातें मैं जो वर्बली बताता चलता हूँ आप वीडियो को पास करके अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ओके, इसकी लॉरेंट स्पेक्टर क्या है, 1 जब स्लो है, तो हम जो स्टडी में कैलकुलेट करेंगे वो क्या करेंगे, लॉरेंट स्पेक्टर जब 0 विद हाई स्पीड ऑफ दिस मूव करेंगे। ओके, अच्छा, और स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं मैं आपको बताता चलूं, वो भी अगर हमारे पास v ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड यहाँ पर क्या थी, 0 थी, अभी मैं कहता हूं कि उसकी स्पीड का 0.8 ऑफ c, देन व्हाट विल बी द लॉरेंट स्पेक्टर, इसका लॉरेंट स्पेक्टर क्या होगा। इसका मतलब ये है v इक्वल 0.8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 100 से तो हमारे पास जवाब आएगा 80। तो इसको सिंपली हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट के स्पीड से 80% है,
इट मींस 20% कम में 80% पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जस्ट लाइक कोई फोटॉन है ना, फोटॉन की सपोज कर लेते हैं उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या 100% है, और कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसकी 20% कम स्पीड है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, देन व्हाट विल बी लॉरेंट्ज फैक्टर, उसका लॉरेंट्ज फैक्टर क्या होगा, ये 80% है, ठीक है। जब आप 0.8 से मल्टीप्लाई करें 100 तो आपके पास 80 आ जाएगा, तो इसका जो लॉरेंट्ज फैक्टर होता है वो इक्वल होता है 0.6 के, ओके। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप याद कर रहे हो सकता है किसी प्रॉब्लम में यूज हो जाए, तो 0.6 है। अच्छा, अगर कहा जाए इफ velocity of object is about near about 60% of speed of light, ये पढ़ेंगे 80% of speed of light, ये पढ़ेंगे 60% of speed of light, then what will be Lorentz factor, Lorentz factor क्या होगा, यहाँ पर क्या है, जब 0.8 g स्पीड, तो जो हमारे पास लॉरेंट्ज फैक्टर है वो क्या है 0.6, जब हमारे पास वेलोसिटी 0.6 टाइम्स ऑफ c होगा, स्पीड ऑफ लाइट होगा, तो यहाँ पर जो लॉरेंट्ज फैक्टर आता है वो आता है 0.8। तो ये बातें आपको मायने में होनी चाहिए, आपको कल कयामत में काम आएंगे, ठीक है। तो आगे ये काम आएंगे आपको, ठीक है, आगे यूज करेंगे इनको, इनका बेस पर थोड़े से हम एमसीक्यूज कर लेंगे, ओके। तो ये पॉइंट्स नोट कर लें। अभी हम डिस्कस करते हैं कि मास वेरिएशन क्या होती है, टाइम डायरेक्शन क्या होती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। अब इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो हमको हिला के रख देंगे, ठीक है। तमाम खतरनाक बातें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ओके। ये नोट कर लें, ओके, नोट कर लें जल्दी। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट मास वेरिएशन। मास वेरिएशन क्या होती है, ये बात आपको मैं फिर भी रिकॉल कराता चलूं, जो वेरिएशन होगी, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बात बताई, जो वेरिएशन होगी वो होगी इन टर्म्स ऑफ लॉरेंट्ज फैक्टर, लॉरेंट्ज फैक्टर के टर्म्स में वेरिएशन होगी, ओके। यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो कहीं पर डिवाइड होगा, ओके। यहाँ पे तब्दीली होगी वो किसके टर्म्स में होगी, जो वेरिएशन आएगी इन टर्म्स ऑफ लॉरेंट्ज फैक्टर, और लॉरेंट्ज फैक्टर होता है हमारे पास 1 - v²/c², ओके। इसके टर्म्स में हमारे पास जो वेरिएशन होगी इस तरफ होगी, ओके। ये बात माइंड में होनी चाहिए। और दूसरे पर मैंने ये कही कि कहीं पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं पर हम डिवाइड करेंगे, तो ये बात माइंड में होनी चाहिए कि किस जगह पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे या किस जगह पर डिवाइड करेंगे, ये बात हम समझना चाहिए। तो हम सिंपली मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, जब स्मॉल यूनिट को, स्मॉल वैल्यू को, सिंपली मैं कह लूं, अगर स्मॉल यूनिट होता है, स्मॉल वैल्यू होता है, उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं लार्ज में, उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट बता देता हूं, स्मॉल से लार्ज में या लार्ज से स्मॉल। अच्छा, जब हम स्मॉल से लार्ज वैल्यू की तरफ जाते हैं, जब स्मॉल से लार्ज वैल्यू की तरफ जाते हैं तो हम करते हैं डिवाइड, जब हम लार्ज से स्मॉल की तरफ जाते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जब स्मॉल से जाएंगे हम लार्ज की तरफ, then we have to divide. When we have to move from large to small, then we have to multiply. तभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सिंपल कॉन्सेप्ट बता दूं, जब छोटा बड़े के पास जाता है तो वो कैसे जाता है, अदब से जाता है। ऐसा नहीं कि जो बड़ा नीचे के, बड़ा जो है ना नीचे की तरफ जाएगा, छोटे की तरफ जाएगा तो कुछ अलग अंदाज से जाएगा, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। तो सिंपल जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए, जब छोटा जाता है किसी बड़े के पास तो वो अदब से जाता है, जब बड़ा आता है तो उसका अंदाज ही अपना होता है। तो सेम में देख, जब छोटा जाएगा बड़े के पास तो क्या होगा, डिवाइड होगा। जब बड़ा जाएगा छोटे के पास तो फिर वो क्या होगा, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालेगा, ओके। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि मास वेरिएशन क्या होती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, टाइम डायरेक्शन क्या होती है। अब इन बातों पर हम थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ओके। तो इस लाइन को थोड़ा सा रिमूव कर दो। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि मास वेरिएशन, ये मास वेरिएशन क्या है। सिंपल कॉन्सेप्ट है मगर थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है। mass variation, okay, now
वी हैव टू फोकस ऑन मास वेरिएशन। तो एक चीज मैं ये तीसरी बार बताता हूँ आपको कि ये एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे जो डिस्कस होगा वो डिस्कस करेंगे जब ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होगी, क्योंकि हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम स्पीड ऑफ लाइट के जो कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनको डिस्कस करते हैं। ओके, तो इट मींस यू आर डीलिंग विद हाई स्पीड। जब हाई स्पीड से डील करते हैं तो लॉरेंट फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। v क्या होती है, c के इक्वल होती है। ओके, तो आते हैं मास वेरिएशन की तरफ कि मास वेरिएशन क्या होती है। आप जब बुक की ज़ियारत करेंगे तो आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाएगी, m इज इक्वल टू m नॉट अपान में 1 माइनस में v स्क्वायर अपान में c स्क्वायर। तो सिंपली हम इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ रिलेटिविस्टिक मास। दिस इज अ रिलेटिविस्टिक मास। दिस इज अ रिलेटिविस्टिक मास। ओके, और इसको हम कहते हैं दिस इज अ रेस्ट मास। दिस इज अ रेस्ट मास एंड दिस इज अ रिलेटिविस्टिक मास। ओके, तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं मास वेरिएशन को। हम सिंपली अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर एक्सप्लेन करना चाहें हम सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास जो मास वेरिएशन होती है, जो रिलेटिविस्टिक मास होता है, दिस इज एक्चुअली रेशियो ऑफ रेस्ट मास टू लॉरेंट फैक्टर। लॉरेंट फैक्टर और जो रेस्ट मास इसका जो रेशियो होता है वो एक्चुअली हमें मिलता है रिलेटिविस्टिक मास। क्या देता है, रिलेटिविस्टिक मास। वंस आई एम गोइंग टू रिपीट, ये डेफिनेशन सब नोट करते जाएं, ठीक है। लास्ट में कि मैं यहाँ पर इस बोर्ड की डेकोरेशन कर लूँ, ठीक है। ये आपको बातें माइंड होनी चाहिए, आप बुक की रीडिंग करें, इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ समझ में आई है कि नहीं आई है, तो इंशाल्लाह नो मैटर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट फर्दर मोर एंड मोर। ओके, सो नाउ फोकस। अगर कहा जाए व्हाट इज रिलेटिविस्टिक मास, तो आप क्या कहेंगे, रिलेटिविस्टिक मास इज एक्चुअल रेशियो ऑफ रेस्ट मास टू लॉरेंट फैक्टर। लॉरेंट फैक्टर और रेस्ट मास का जो रेशियो होता है ये हमें देता है रिलेटिविस्टिक मास। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो वेरिएशन आती है, मास वेरिएशन हो, टाइम डायरेक्शन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो, जो भी वेरिएशन है, जो भी तब्दीली है, वो आएगी इन टर्म्स ऑफ लॉरेंट फैक्टर। किसके टर्म्स में आएगी, लॉरेंट फैक्टर के टर्म्स में आएगी। ओके, तो ये क्या होगा, m नॉट अपॉन में रेडिकल 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ओके, अगर आपसे कहा जाए कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है विद स्पीड ऑफ लाइट, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, if v इक्वल c। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से तो इसका जो लॉरेंट फैक्टर है वो क्या होगा, सो जो रिलेटिविस्टिक मास है वो क्या होगा, उसका मास क्या दिखाई देगा। सिंपली मैं ऐसे कहूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मैं ही हूं, आप अज्यूम गलत खुद हो या कोई और है, जो भी आप ले लें, नो मैटर, तो उसको मूव कराना है विद स्पीड ऑफ लाइट। किसके साथ मूव कराना है, स्पीड ऑफ लाइट। या ऐसे कहते हैं कोई एरोप्लेन है, वो एरोप्लेन बाय चांस, जस्ट अज्यूम करना, ये तो इम्पॉसिबल है, बाय चांस वो मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से। जैसे फोटॉन की स्पीड होती है, जैसे सनलाइट से रेडिएशंस आते हैं, सेम स्पीड के साथ भी एरोप्लेन मूव करता है, देन व्हाट विल हैपन। अब क्या होगा, क्या होने वाला है, इस चीज को एक्सप्लेन किया है आइंस्टाइन ने। तो देखते हैं क्या एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। तो हम लिखेंगे m नॉट रेडिकल 1 माइनस में c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, क्योंकि v किसके इक्वल है, c के इक्वल है, तो c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। सो m नॉट अपॉन रेडिकल 1 minus c square upon c square will be cancelled out. So remaining part is what? Only 1. 1 divided by 1 will be equal to 1. So 1 minus 1 0. ये प्लस का और ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर क्या बचेगा, m नॉट अपॉन में रेडिकल 0, रेडिकल 0। अच्छा, 0 का रेडिकल क्या होता है, 0 ही होगा। क्या होगा, इसका जो रेडिकल है वो क्या है, 0। तो हमारे पास एक अच्छी सी प्यारी सी जो ना इक्वेशन आई है, एक इक्वेशन आई है, वो क्या है, m नॉट अपॉन में 0। आप देख सकते हैं कि 0 यहां से कितने प्यार से चुप के बैठा है नीचे, m नॉट अपॉन में 0, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 0। जो m नॉट है वो रेस्ट मास से क्या होता है, डिवाइड होता है। अच्छा, अगर कोई भी चीज या किसी भी चीज ने 0 को अपने नीचे ले लिया, 0 को कम कर ले लिया, 0 को अपने नीचे ले लिया, तो एक्चुअली इसकी जो वैल्यू होती है उसको खुद को ही पता नहीं लगा कि उसकी वैल्यू क्या बनेगी, वो इन्फिनिटी हो जाती है। अगर कोई भी चीज 0 को अपने नीचे रख देती है, या सिंपली
अगर कोई भी चीज जीरो से डिवाइड होती है तो उसका जो अशर होता है उसको खुद को ही पता नहीं होता, उसका इन्फिनिटी कह देते हैं हम। तो वो क्या हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है, उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, इन्फिनिटी आती है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, जवाब आएगा जब हम वेस्ट मास को डिवाइड करते हैं जीरो के साथ, तो हमारे पास जो मास आता है वो आता है इन्फिनिटी। सर मास इन्फिनिटी का मतलब क्या, रेस्ट मास किधर गया, तो यही बात है। एक्चुअली जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करता है तो वो कन्वर्ट होता है एक्चुअली एनर्जी में, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। जैसे हमारे पास सन के रेडिएशंस होते हैं, फोटॉन्स होते हैं, वो मूव करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, तो उसके पास मास नहीं होता। हम नियर अबाउट लेते हैं कि 10⁻64 kg फोटॉन का मास होता है, ये बिल्कुल लो है, इसको हम ऐसे लेते हैं कि इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या लेते हैं, दिस इज मासलेस, वो क्या है, मासलेस है। तो सेम है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, जब v इक्वल हो जाती है c के, तो उस केस में ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो मास गायब हो जाता है, जो उसकी फिजिकली अपीयरेंस है, जो फिजिकली स्टेटस है, वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया मास, खत्म नहीं होता, कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के टर्म्स में, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, एनर्जी में हो गई। ओके, अच्छा, तो इसको मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लोर करता हूं। अगर मैं कहूं आपको, अगर मैं आपको कहूं कि आप इस ऑब्जेक्ट का, सपोज करेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट m नॉट, मैं कहता हूं इसका जो लॉरेंट्ज फैक्टर है, इसका जो लॉरेंट्ज फैक्टर है मैं सिंपली लिख देता हूं LF, लॉरेंट्ज फैक्टर। मैं कहता हूं ये एमसीक्यू एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं, अदरवाइज हम इनकी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर लेंगे फर्स्ट ईयर से। तो m नॉट अपॉन में क्या, लॉरेंट्ज फैक्टर। मैं कहता हूं अगर ऑब्जेक्ट का है, इस रेस्ट मास में जो ऑब्जेक्ट का लॉरेंट्ज फैक्टर है, वो लॉरेंट्ज फैक्टर है 1 के इक्वल, किसके इक्वल, 1 के इक्वल है, तो ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट मास है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक मास के इक्वल हो जाएगा, किसके, रिलेटिविस्टिक मास के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये इसके इक्वल हो सकता है। अगर मैं कहूं कि इस ऑब्जेक्ट का जो लॉरेंट्ज फैक्टर है वो है 0, तो ये सेम सिचुएशन आ जाएगी, तो सेम सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ओके, ये बात नोट कर लें, इसको अभी रिमूव कर देते हैं, नोट कर लें, जल्दी नोट करें। ओके, नोट कर लें, अभी वीडियो देख लूं कैसा हुआ है, कितना हुआ है। ओके, आप नोट करें, इतना नहीं हुआ है, छोटा हुआ है। ओके, नोट कर लें, अभी इसके बेसिस पर थोड़ा सा एमसीक्यूज कर लें। ओके, रिमूव कर देता हूं। मास वेरिएशन की बेसिस पर हम अभी एमसीक्यूज करते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, देन व्हाट विल बी इट्स रिलेटिविस्टिक मास, उसका जो रिलेटिविस्टिक मास है वो क्या होगा, उसके साथ क्या हालत होगी। क्या अभी कहा गया है कि अगर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0.8%, इट मींस 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, देन व्हाट विल बी इट्स रिलेटिविस्टिक मास, इसका जो रिलेटिविस्टिक मास है वो किसके इक्वल होगा। तो सिंपल है, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन में। अच्छा, तो मैंने आपको ये बताया जब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या है, 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसका लॉरेंट्ज फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 0.6। मैंने आपको ये बताया ना, 1 - b² अपॉन c²। अगर क्या है 80% है ये, तो इसके लॉरेंट्ज फैक्टर का वैल्यू क्या आता है, वो आता है 0.6। तो मैं इसको रिमूव करके इस वैल्यू को रख लेता हूं, वो क्या है, वो है 0.6। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, m नॉट रेस्ट मास 0.66 अपॉन 10 हो जाएगा, पॉइंट खत्म करके 10 देंगे, 10 यहां डिवाइड होता है, ऊपर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो m नॉट मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 6। तो आप सॉल्व करें तो 5 10 2 3 6, तो इसका जो रिलेटिविस्टिक मास है वो क्या है, 5/3 m नॉट, वो क्या है, 5/3 m नॉट। दिस इज एक्चुअली रिलेटिविस्टिक मास ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट का रिलेटिविस्टिक मास है जब क्या है, जब उसकी जो स्पीड है वो क्या है, 80% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ओके, अच्छा,
और दूसरी कंडीशन, अगर आपसे कहा जाए सेम वे से, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग with 0.6 percentage, it means 60% of speed of light, then what would be the relativistic mass? तो सिंपली आप ये कंडीशन यूज करेंगे, m नॉट अपॉन में लॉरेंट स्पेक्टर का वैल्यू क्या होता है जब ये जो है ना 60% या स्पीड ऑफ लाइट हो, तो लिख दिया है मैंने, किधर गया, ओ ये है, तो क्या है इसका लॉरेंट स्पेक्टर का वैल्यू 0.8, तो ये हो जाएगा m नॉट 8 अपॉन 10, 5 खत्म करे 10 देंगे, 10 यहाँ डिवाइड होता है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा m नॉट इनटू 10 अपॉन 8, तो 2 4 8 2 5 10, तो जवाब आएगा relativistic mass will becomes equal to 5/4 m नॉट, तो ये होगा इसका relativistic mass। तो आप देख सकते हैं इजीली, अगर दिखाई नहीं देता तो आप जूम कर लें। ओके, तो सेम में अगर हम मोमेंटम भी मालूम करना चाहें ना, तो मोमेंटम हम इजीली मालूम कर सकते हैं, ठीक है, नो मैटर, हम यहाँ से मोमेंटम को भी इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो आप ये बातें नोट कर लें, ये बातें माइंड में चाहिए, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ मास वेरिएशन। तो सिंपली मास वेरिएशन का जो रिजल्ट निकला, वो रिजल्ट क्या है, तो इसका रिजल्ट ये, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसका जो मास होता है वो एक्चुअली मास नहीं रहता, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फोटॉन है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, तो वो जो अपनी हैसियत है वो खोकर बैठ जाता है, उसकी जो मास होती है वो मासलेस हो जाता है। और सिंपली हम जो है ना, कई जगह पर कहा गया है कि जो फोटॉन का मास होता है वो होता है नियर अबाउट 10⁻64 kg, तो -64 kg तो बिल्कुल छोटा होगा, इसको अज्यूम करना भी टफ है। तो हम कहते हैं कि जो फोटॉन उसका मास क्या है, वो मासलेस होता है, इट हैज नो मास, मासलेस, चार्जलेस। ओके, तो ये बातें नोट कर लें। अभी हम डिस्कस करते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को। तो स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी जो हम सुनते हैं या जो हमें बताया जाता है कि ये अजीब गरीब चीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप कोशिश करें इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, सोचें बैठकर क्या होता है जब आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, लेंथ पर क्या इफेक्ट होता है, मास पर क्या इफेक्ट होता है, टाइम पर क्या इफेक्ट होता है। देखना आइंस्टाइन कैसे टाइम को बढ़ा देता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। हम कहते हैं ना कि टाइम कांस्टेंट है, अगर अभी जस्ट नाउ 10 बजे तो कल भी इसी टाइम पर क्या होंगे, 10 होंगे, मगर आइंस्टाइन कहता है मैं इस 10 को 20 कर सकता हूं, इट मींस आई कैन इंक्रीज द टाइम, मैं टाइम को बढ़ा सकता हूं। ओके, तो देखते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। क्या है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन? अच्छा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्या होती है, होती जो भी है, हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन समझना है। तो आपको ये बात तो माइंड में होनी चाहिए कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम तभी डिस्कस कर सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे। हम इन पैरामीटर्स को इनको हम तभी डिस्कस कर सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट v इक्वल टू c की कंडीशंस में मूव करे। ओके, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, एक्चुअली लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में होता है डेल्टा L इज इक्वल टू L नॉट इनटू 1 माइनस में v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ओके, जस्ट अ मिनट, अभी तो ओके, कोशिश करें समझने की, इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी लाइट है थोड़ी सी, जितनी भी है आप एडजस्ट कर लें। ओके, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, इट मींस व्हेन इफ v इक्वल टू c, जब v c के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में जो लेंथ का कांसेप्ट होता है वो क्या होता है। हमने कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो एक्चुअली वो मास नहीं रहता, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं कहूं कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से, उसकी जो लेंथ होती है, उसका जो डिस्टेंस होता है, हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, तो उसको देखें अभी। इफ v इक्वल टू c, तो डेल्टा L इज इक्वल टू L नॉट 1 माइनस में v किसके के लिए c के, तो यहां होगा c स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर से मर गया, यस सर, सो L नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस में
ये क्या बचेगा 1 आएगा ना, क्योंकि सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास एल नॉट इज इक्वल टू रेडिकल जीरो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो जीरो जब किसी से मल्टीप्लाई कर देता है तो उसकी जो सेम तबियत है वो अपनी जैसी कर देता है, ठीक है, उसकी सारी तबियत जो ना वो खराब कर देता है। तो जब जीरो मल्टीप्लाई हुआ एल नॉट से तो वो भी एल नॉट की जीरो हो जाएगी, तो लेंथ कितनी हुई जीरो। इसका मतलब ये हुआ डेल्टा एल का मतलब जीरो, लेंथ कांटेक्ट का मतलब क्या है, वर्बली कांसेप्ट क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन है वो क्या है। इसका मतलब ये हुआ, सपोज करें अभी मैं जाम शोरो में, अगर मैं जाम शोरे से जाऊं कराची विथ स्पीड ऑफ लाइट, अगर मैं जाम शोरे से जाऊं कराची स्पीड ऑफ लाइट से, तो ऐसे लगेगा कि मैंने डिस्टेंस कवर ही नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ क्या है, जीरो है। इट मींस कराची और जाम शोरे के दरमियान में लेंथ का डिफरेंस ही नहीं है। अगर आपको कहा जाए आप एयरपोर्ट से जहाज में चढ़े, ओके, जहाज चलाए, जहाज चला दुबई या कहीं और जगह जिधर भी जाए, हमें लेना देना है कहाँ जाता है क्या होता है, ओके। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है या एरोप्लेन कोई मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से, सपोज करें उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पाकिस्तान, एंडिंग पॉइंट है मक्का मदीना, तो आपको ऐसा लगेगा आपको इसने कोई डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कवर ही नहीं किया है। मदीना के दरमियान में और पाकिस्तान के दरमियान में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। या और कोई कंट्री ले लें, आप श्रीलंका ले लें, बांग्लादेश ले लें, इंडिया ले लें, नेपाल ले लें, जो भी ले लें, नो मैटर। अगर आप इधर से मूव करते हैं किसी कंट्री की तरफ स्पीड ऑफ लाइट से, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऐसा लगेगा कि आपने डिस्टेंस कवर ही नहीं किया। जो डेल्टा एल है, जो लेंथ में तब्दीली है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। लेंथ में तब्दीली वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। ये तमाम प्यारी बातें हैं, तो ये बातें मायने में चाहिए है, ये आइंस्टाइन की बातें जो इंसान को हिला देती है, ओके। अभी आते हैं हम टाइम डायलेशन की तरफ। टाइम डायलेशन क्या होती है, टाइम डायलेशन एक्चुअली टाइम एक्सपेंशन, टाइम की बात हुई क्या सर, वंस टाइम गोइंग टू रिपीट। टाइम डायलेशन का मतलब होता है टाइम एक्सपेंड होता है, टाइम बढ़ता है, टाइम इंक्रीज होता है नॉर्मल कंडीशंस से। जो नॉर्मल अभी टाइम हुआ है आप कहेंगे कल भी यही टाइम होगा सेम, बट आइंस्टाइन कहता है कि टाइम में एक्सपेंड हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, तभी पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा भाईजान। जब ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा उसी केस में पॉसिबल है कि टाइम भी हम बढ़ा सकते हैं, टाइम को आगे ले जा सकते हैं, ओके। और इसका मतलब ये भी है कि हम जो है ना फ्यूचर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि अगर टाइम डायलेशन होती है, टाइम एक्सपेंशन होती है, तो टाइम बढ़ता है एक्चुअली टाइम डायलेशन में, टाइम की एक्सपेंशन होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो कल होने वाला है, जो परसों होगा, जो एक साल बाद होगा, हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि टाइम एक्सपेंशन आती है, टाइम इंक्रीमेंट आती है। अभी 1 बजा है, 10 बजे या अज्यूम करें क्या बजा, 10 बजे। अभी हम ये भी मालूम कर सकते हैं कि जब रात के 2 बजेंगे, 3 बजेंगे या सुबह के 6 बजेंगे, 5 बजेंगे, 5 बजेंगे, क्या होगा वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये इंसान की बातें जो इंसान को हिला देती है फिजिक्स की फील्ड में, ओके। तो अभी क्या है हमारे पास, टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन इसका मतलब है टाइम एक्सपेंशन। अभी मैं इसको कोशिश करके शॉर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी लाइट भी नहीं आंसर इसको इन क्लास में और भी डीप में लेकर जाएंगे। तो टाइम डायलेशन का मतलब क्या है, टाइम में क्या हो एक्सपेंशन हो, टाइम क्या हो इंक्रीज हो। तो आते हैं टाइम डायलेशन की तरफ। डेल्टा टी इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन 1 माइनस में 20 का अपॉन में सी स्क्वायर, ओके। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर जाए स्पीड ऑफ लाइट से, v इज इक्वल टू c, ओके। सो डेल्टा t इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन 1 माइनस में c स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। तो c स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो t नॉट रेडिकल 0 इक्वल टू t नॉट अपॉन 0। 0 का रेडिकल क्या होता है
जीरो होता है। मैंने कहा जब जीरो किसी के नीचे आ जाता है तो उसकी हालत बहुत खराब कर देता है। वो क्या कर देता है, उसको इनफाइनाइट बना देता है। क्या इनफाइनाइट बना देता है। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मतलब क्या, जो टाइम और डिफरेंस है वो 1 सेकंड में नहीं, 2 सेकंड का नहीं, 1 कलाक का नहीं, 1 दिन का नहीं, 1 साल का नहीं, क्या है वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, आप बता सकते हैं? 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये टाइम डायलेशन। इसको कहते हैं एक्चुअली टाइम में क्या हुई है, इंक्रीमेंट हुई है, इंक्रीमेंट। ये बातें हैं इस टाइम में। इसका मतलब क्या है, टाइम में इंक्रीमेंट हुई है, टाइम बढ़ गया है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन एंड मास वेरिएशन, ये बात है। ओके, और एक एनर्जी के हवाले से, एनर्जी मास एनर्जी रिलेशनशिप भी है, वो भी थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तमाम प्यारी टॉपिक है और खतरनाक टॉपिक है, तो ये बातें आपको माइंड होनी चाहिए। सो अभी हम डिस्कस करते हैं अबाउट एनर्जी। एनर्जी के हवाले से बताया उसने, एनर्जी के हवाले से कि हमारा जो डेल्टा ई है वो बराबर होती है किसके, वो बराबर होती है एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन रेडिकल 1 माइनस में डी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। किसकी को लेते हैं, एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन रेडिकल 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर कोई अब स्पीड लाइट से मूव करेगा तो क्या होगा, आप जान सकते हैं इसका रिजल्ट भी। ओके, क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट से तो उसका जो मास है वो किस में चला जाएगा, एनर्जी में चला जाएगा। कैसे, ओके, अगर हम v इक्वल टू c करें तो c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या आ गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा m नॉट c स्क्वायर अपॉन 0। तो 0 किसी के नीचे आता है तो वो क्या हो जाता है, इनफिनिट होता है। तो जो ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास है वो हो गया गायब, वो हो गया गायब। किसमें गायब होगा, एनर्जी में। जो एनर्जी में तब्दीली है, जो डेल्टा है वो क्या है, इनफिनिट है, इनफिनिट हुई है। तो इस तरह से हम एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कैसे मालूम कर सकते हैं, टोटल एनर्जी वो हम मालूम कर सकते हैं, जो टोटल एनर्जी वो मालूम कर सकते हैं डेल्टा ई प्लस में काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन में है ना, तो मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और जो एनर्जी का डिफरेंस है वो भी होगा। तो इस बेस से हम टोटल एनर्जी को भी मालूम कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम हो सका तो हम इसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज जो एंट्री के क्लास होंगे इंशाल्लाह वो अनाउंसमेंट में करूंगा। इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी अनाउंसमेंट कर लूंगा कि एंट्री क्लास होते हैं नहीं होते, क्या हुआ का क्या प्रोसीजर है, वो मैं सारा देख लूं, टाइम टेबल बना लूं। इंशाल्लाह उसके बाद भी हम जो ना अपना वर्क करेंगे एंट्री क्लासेस पर। ओके, तो दिस ऑल अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें हमने आइंस्टाइन को बड़ा शान मान दिया है और उसके जो कॉन्सेप्ट है, खतरनाक कॉन्सेप्ट, वो भी समझे। ओके, तो ये था हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात है जो शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। नो मैटर, आई एम अवेलेबल। आपसे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप शेयर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू विल गेट दिस लेक्चर वेरी वेल। आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा। जितना हो सके बार बार इसको थोड़ा सा रिपीट करें तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक की कुछ ऐसे ना स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी आइंस्टाइन की बातें, किसी आम इंसान की बातें नहीं कि आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगी। इसकी आइंस्टाइन की, तो आप थोड़ा सा टाइम दे दें, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। सो आई थिंक दैट्स विल बी इनफ फॉर टुडेस लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट। ओके, वी आर स्टिल नेक्स्ट मीट अगेन। थैंक यू।